हाँ हाँ भाई साहब, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्कार। सर, अभी मुझे कुछ विगत दिनों से एक शुगर लो चल रहा है मेरा। आज ही मेरा शुगर लगभग 68 हो गया था। तो फिर 2 बाटल चढ़ाए डॉक्टर, तब जाकर 96 हुआ था। और ऐसा मगर अभी 15-16 दिन से कंटिन्यू 60 से ऊपर ही रहा, 60-70 के बीच में। आज मतलब बहुत वीकनेस लग रहा था। मैंने गया, चेकअप कराया तो लो, फिर डॉक्टर ने वहीं ग्लूकोज का बॉटल लगाया 2, फिर उसके बाद 90+ हुआ था। तो अभी तो कुछ ठीक लग रहा है, बाकी ये 15 दिन से लगभग वही हाल है। तो इसके लिए क्या कुछ विशेष? भूपेन जी, आपको ये शुगर है कि आपको ये केवल लो शुगर की शिकायत? लो शुगर रहता है, कभी हाई नहीं हुआ। कभी हाई नहीं? अधिकतम भाई साहब 110 गया है मेरा। ये लगभग 2 साल से चेकअप हुआ है, उस बीच में 110 हाईएस्ट था। तो आपका हमें कुछ चेकअप करने पड़ेंगे, क्योंकि लो शुगर अपने आप में एक अलग बीमारी है जो कि शुगर से बिल्कुल अलग है। इसके कारण भी अलग होते हैं और हमको कुछ बेसिक जांचें करनी पड़ेंगी। लो शुगर हो जाने पर बोतल चढ़ाना एक उपाय नहीं है। इसको बहुत ज्यादा दिनों तक इससे आप बीमारी को टाल नहीं सकते हैं, और ये एक तरह से डेंजरस भी है, क्योंकि लो शुगर आपको घर में कभी भी हो सकती है। उस वक्त आप हॉस्पिटल पहुंच पाएंगे कि नहीं, इसमें समस्या हो सकती है। तो मेरी सलाह रहेगी कि इसमें जो दूसरे हमारी बीमारियां हो सकती हैं उनको रूल आउट करना बहुत जरूरी है। अगर ये लंबे समय से चल रही है तो कुछ जांचें करनी पड़ेंगी, जैसे लिवर से संबंधित बीमारियां हो सकती है, कुछ हार्मोनल संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, किडनी से रिलेटेड, या फिर कुछ रेयर प्रॉब्लम हो सकती है। अभी अगर मैं इसको विषय को डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकता, आपसे सलाह रहेगी कि आप अपने आसपास किसी डॉक्टर से संपर्क कर लें, और अगर हो सके तो आपको अगर इच्छा करे तो आप MMI हॉस्पिटल भी आके दिखा सकते हैं। तो क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल होता है लो शुगर को बहुत इवेलुएट कर पाना, तो एक बार आना ही ठीक रहेगा। मंच पर मैं यहाँ कुछ भी कहूंगा वो अधूरी जानकारी होगी। जी भाई साहब। हेलो, थैंक यू भाई साहब। ओके। हेलो सर। हाँ किरण सर, बोलिए। सर सवाल कर सकता हूँ सर? जी बिल्कुल बिल्कुल, करिए। वर्मा सर को नमस्कार। नमस्कार। सर मेरा प्रश्न ये है कि अगर कोई बंदा हाइपरटेंसिव हो गया है तो उनको डायबिटीज होने की चांसेस कितना रहता है सर? और एक क्वेश्चन और है सर, ये डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलाइटस में अपन कैसे अंतर करते हैं सर? 2 प्रश्न है सर। आपका प्रश्न जो ब्लड प्रेशर के मरीज में शुगर की कितनी संभावना है, एक्चुअल एब्सोल्यूट परसेंटेज तो मैं नहीं बता सकता आपको, लेकिन संभावना ज्यादा रहती है। ऐसा इसलिए कि ब्लड प्रेशर भी किन परिस्थितियों में ज्यादा होता है, वो भी हमारे खान पान, मोटापा, एक्सरसाइज ना करना, ऐसे मरीजों में ज्यादा होता है, और शुगर भी इन्हीं मरीजों में ज्यादा पाई जाती है। तो क्योंकि सबके रिस्क फैक्टर एक जैसे हैं, तो ये संभावना भी ज्यादा रहती है कि ब्लड प्रेशर अगर यदि आप है तो शुगर भी हो सकती है, पर ऐसा हर किसी मरीज को होगा ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। जहां तक आपका सवाल है कि डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलाइटस, तो डायबिटीज मेलाइटस यानी मधुमेह यानी मीठा, और डायबिटीज इंसिपिडस में यानी पानी ज्यादा पीने की बीमारी। डायबिटीज इंसिपिडस हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि या हाइपोथैलेमिक डिजीज है, जिसमें एक वेसोप्रेसिन नाम का हार्मोन नहीं बनता। तो दोनों ही बीमारियों में पेशाब ज्यादा लगती है और पानी ज्यादा पिया जाता है। डायबिटीज इंसिपिडस बहुत रेयर है, आप कहें कि बहुत अनकॉमन है, बहुत ही कम केस मिलेंगे। तो यदि कोई पहले तौर पे, प्राइमरी तौर पे पानी ज्यादा पीने और पेशाब ज्यादा की शिकायत के साथ आता है, तो पहला आपका शक डायबिटीज मेलाइटस ही होना चाहिए। अब इसमें बहुत ही सिंपल तरीका है कि अगर आप शुगर चेक करेंगे तो शुगर बढ़ी हुई पाई जाएगी डायबिटीज मेलाइटस में, जो कि बिल्कुल नॉर्मल होगी।
इसके अलावा जो डायबिटीज इंसिपिडस के मरीज है बहुत पानी पीते हैं, बहुत ठंडा पानी, उनको कम से कम 10-12 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। और अगर जब तक उनको दवाई ना दी जाए जिसमें एक नेजल स्प्रे डेस्मोप्रेसिन वगैरह का आता है, तब तक उसमें ये बीमारी ठीक नहीं होती। जबकि डायबिटीज मेलाइटिस के मरीजों में अगर आप शुगर एक बार नॉर्मल कर दे दवाइयां या इंसुलिन के साथ, तो फिर ये पूरे तरीके से पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया यानी ज्यादा पानी पीना, ज्यादा पेशाब करने की जो शिकायत होती है वो खत्म हो जाती है। ठीक सर, थैंक यू सर। अगले किसी के प्रश्न? मंच प्रस्तुत लोगों में से कोई और प्रश्न करेंगे? हेलो अमित जी बोले। सर, मेरा एक क्वेश्चन था सर, इंसुलिन या जो डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन ज्यादा बेस्ट रहेगी कि ये मेडिसिन, दोनों में से मतलब ज्यादा बेहतर कौन सा रहेगा? हमें किसी भी दवाई को शुगर में जो इस्तेमाल होती है एक किसी से बेहतर नहीं समझना है। ये सबसे बड़ी गलती जो हम आपस में कर जाते हैं कि हम सोचते हैं इंसुलिन अच्छी है, फिर हम सोचते हैं कि ये दवाई अच्छी है, महंगी दवाई अच्छी है कि सस्ती दवाई। शुगर में हर दवाई का अपना स्थान है। जहां इंसुलिन की आवश्यकता है, जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज, बच्चों में 4 साल का बच्चा शुगर के साथ आता है, आप दवाई नहीं दे सकते, उसके लिए इंसुलिन ही एकमात्र जीवन रक्षक दवाई है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, इंसुलिन भी दे सकते हैं और गोलियां भी दे सकते हैं। पर अगर हाई शुगर के साथ पेशेंट हार्ट अटैक के साथ एडमिट हुआ या हार्ट फेलियर के साथ हुआ, तो आपको शुगर जल्दी कंट्रोल करनी है और इंसुलिन से बेहतर कोई उपाय नहीं होता। लेकिन ओपीडी में जैसे बाह्य रोग विभाग में आने वाले मरीज हैं, शुगर थोड़ी सी बढ़ी हुई है, मोटापे के साथ आए हैं, तो इंसुलिन की आवश्यकता नहीं है, तब आप दवाई दे सकते हैं। अब कौन सी दवाई देनी है उसमें भी अलग अलग तरीकों से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी मैं कहूंगा दवाइयों में भी कि महंगी दवा ही अच्छी है, हर किसी को महंगी दवाई देनी है ऐसा जरूरी नहीं। जैसे अभी कुछ समय पहले हम लोग पायोग्लिटाजोन नाम की एक सस्ती दवाई इस्तेमाल करते थे, 7.5 से 30 मिलीग्राम 45 मिलीग्राम तक वो देते हैं, बहुत सस्ती दवाई है। और ये क्योंकि उच्च सूजन बढ़ाती है या हार्ट फेलियर कर सकती है, इस वजह से मार्केट से इसका इस्तेमाल बहुत कम हो गया। लेकिन हालिया एक स्टडी में पता चला ये दवाई खाने से आगे होने वाले लकवा यानी स्ट्रोक की संभावना कम होती है। तो हम ऐसे मरीज जिनमें स्ट्रोक हो चुका है या संभावना ज्यादा है, क्यों ना हम इस दवाई को इस्तेमाल करें। तो ये कहना कि एक दवाई दूसरे से बेहतर है, इंसुलिन बेहतर है या दवाई, ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करेगा। हमारा मरीज जैसा होगा हम वैसा निर्णय करेंगे, और ये कोई भी किसी दवाई को एक से बढ़कर एक नहीं मानना चाहिए। थैंक यू सर। सर एक और क्वेश्चन था, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स को सर बोलते हैं कि कोई भी सप्लीमेंट्स यूज नहीं करने चाहिए, तो सर उनके लिए बेस्ट सप्लीमेंट कौन सा यूज होगा अगर उन लोग लेना चाहे तो? मैं किसी भी सप्लीमेंट को अपने मरीजों में नहीं देता। मेरा प्रयोग मल्टीविटामिन के लिए भी ना के बराबर होता है। अगर उनमें किसी विटामिन की कमी है तो मैं वो बस विटामिन, जैसे विटामिन डी हमारे मरीजों में काफी कम पाया जाता है, कभी कभी विटामिन B12 की कमी है, तो केवल उस वक्त उनको मैं वो दवाई देता हूँ। अगर आप पौष्टिक खाना देंगे तो सारे सप्लीमेंट उसमें मौजूद होते हैं। आपको किसी भी तरह से अलग तरीके से सप्लीमेंट या कोई प्रोटीन पाउडर देने की आवश्यकता नहीं है। हमारे भारतीय खाने चाहे छत्तीसगढ़ में बनते हो, चाहे वो राजस्थान या तमिलनाडु में, उनमें ऐसे गुण हैं कि हम अगर उनको उचित तरीके से इस्तेमाल करें, बदल बदल के दालों का प्रयोग करें, चने का प्रयोग करें, हमारे यहाँ आप कहते हैं सूजी आती है या सत्तू खाया जाता है जो कि चने के पाउडर, ये सब इतने पौष्टिक आहार है, आपको अलग से कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी शुगर के मरीजों में 4 से 6, 8, 9 दवाइयां चलती हैं। तो कभी किसी ब्लड प्रेशर की दवाई, कोलेस्ट्रॉल की दवाई, शुगर की 3 दवाई, इंसुलिन, फिर हम अगर एक और उसके ऊपर आर्थिक बोझ मल्टीविटामिन या किसी सप्लीमेंट का डालते हैं तो ये ठीक नहीं होगा। तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करता किसी भी तरह के सप्लीमेंट को अपने मरीजों में देने के लिए। ओके सर, थैंक यू। बिल्कुल ठीक है। मार्केट में बहुत सारे, अभी एक और मैं देख रहा था, शुगर फ्री प्रोटीन पाउडर आ गया है। अगर प्रोटीन है तो वो शुगर फ्री हो गई, तो ना शुगर फ्री चावल। मैंने अभी एक ब्रांड देखा सर मार्केट में रखा हुआ डब्बा, शुगर फ्री प्रोटीन पाउडर। तो मैं सोच रहा कि प्रोटीन में तो वैसे भी बेस्वाद रहता है, कोई स्वाद ज्यादा दिखता नहीं है, शुगर फ्री करने का क्या हुआ?
देखिए, अगर हम प्रोटीन भी लेंगे जी तो वो अल्टीमेटली कार्बो कन्वर्ट हो सकता है, ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो वो भी प्रोटीन में कन्वर्ट हो सकता है और एमिनो एसिड से ग्लूकोज भी बन सकता है। बिल्कुल। तो कोई भी चीज शुगर फ्री नहीं है। आपको ध्यान ये रखना है कि जब प्रोटीन आप लेते हैं कार्बोहाइड्रेट की बजाय तो वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है और उसमें शुगर में कन्वर्ट होने की संभावना ना के बराबर होती है और वो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक यानी मांसपेशियों को बनाता है। तो प्रोटीन इसलिए प्रेफर्ड है। तो अब शुगर फ्री चावल, शुगर फ्री आलू, ये सब एक तरीके से अपने प्रोडक्ट्स, महंगे प्रोडक्ट्स को बेचने के तरीके हैं। मैं कभी किसी को या हम में से किसी को भी कोई स्पेशल तरीके के आटा या चावल खरीदने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके से आर्थिक बोझ पैदा करता है। दवाइयां और इंसुलिन या बाकी चीजों में काफी पैसा मरीजों का चला जाता है। इसलिए जो घर में बन सकता है, जो हर घर का हर सदस्य पौष्टिक खाना खा सकता है, थोड़े बहुत बदलाव से ही सब कुछ किया जा सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब, एक ये भी कहा जाता है कि जिसका शुगर बढ़ जाता है, जिसको डायबिटीज होती है, उसका पाचन तंत्र भी कमजोर हो जाता है। अब इसमें लोगों का धारणा ये है कि आप उसे प्रोटीन ज्यादा खिलाओगे तो बोलते हो हमको पचेगा ही नहीं, इसलिए लोग प्रोटीन खाते नहीं है, ये धारणा है। अब कई सारी धारणाएं ऐसी हैं जिनको धीरे धीरे बदलने की जरूरत है। भारतीय खाने में आप देखेंगे प्रोटीन वैसे ही बहुत कम होता है। जहां हमें 20% प्रोटीन अपनी कैलोरी में चाहिए होता है, वहां पे हार्डली हमारे खाने में प्रोटीन कहाँ से आएगा। अगर वेजिटेरियन हमारे मरीज है या इंसान है तो उसमें प्रोटीन सिर्फ दालों से मिलता है, थोड़ा बहुत दूध से जो कि बहुत ही पुअर क्वालिटी का होता है। लोग अंडा या वो भी सोयाबीन तक नहीं खाते। सोयाबीन एक अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का, वो भी खाना पसंद नहीं करते। तो प्रोटीन को तो हमें किसी ना किसी तरीके से बढ़ाना ही पड़ेगा। सबसे ज्यादा पनीर या दाल ही ऐसा सोर्स होता है जो वेजिटेरियन लोगों में हम बता सकते हो। उनका प्रयोग कम से कम 20% ना से ही 15 से 18% तो प्रोटीन करना ही पड़ेगा। पाचन तक जहां तक मेरा ख्याल है कि किसी भी मरीज को आपने पनीर खाने से पाचन क्रिया में परेशानी हो ऐसा नहीं सुना होगा। तो ज्यादातर ये भ्रांतियां हैं जिसको हमें धीरे धीरे करके दूर करना पड़ेगा। जी, और किसी के प्रश्न है अपने पास? है। हाँ ध्रुव जी बोलिए, नमस्कार सर। वो विटामिन डी का लक्षण क्या है सर, कमी का? ज्यादातर में लक्षण नहीं आते हैं, अक्सर ये टेस्ट करने पे पता लगता है। पर आप मान के चलिए कि यूनिवर्सल यानी 90 से 95% लोगों में विटामिन डी की कमी है। क्योंकि हम में से कोई भी अब धूप में, वो भी 10 से 3 बजे तक कड़ी धूप में अपने हाथ और सर खुला रख के आधे घंटे तक खड़े रहने का ये कार्य कोई नहीं करता है। बच्चों को भी अब हम बाहर धूप में निकलने नहीं दे रहे। तो आप मान के चलिए कि चाहे बच्चे हो, बूढ़े या जवान हो, सभी में विटामिन डी की कमी है। तो मेरा तो ये पर्सनल एडवाइस रहती है कि बच्चों को भी विटामिन डी दिया जाए रेगुलरली। जो हमारे ओल्ड एज पर्सन है जिनमें हड्डियों के फ्रैक्चर होने के चांसेस है, उसमें भी बहुत सस्ती दवाइयां विटामिन डी की आती हैं जो महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार लेनी होती है। वो उनका प्रयोग वो रेगुलर करते रहे। महंगा टेस्ट विटामिन डी भी मैं कभी नहीं कराता, क्योंकि 1200 से 1500 रुपए की विटामिन डी की जांच होती है। उसके बजाय जरूरी है कि आप 10 या 12 रुपए का वो कैप्सूल महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार प्रयोग में ले लें। जी, और किसी के प्रश्न है? शुगर से संबंधित? हाँ। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, बोलिए सर। ये डायबिटीज में क्या क्या अवॉइड करना चाहिए सर? आप अगर जनरल खाने का एडवाइस लेंगे तो डायबिटीज में आपका ऑयल का प्रयोग बहुत तेजी से कम कर देना चाहिए, जिस पर हम चर्चा कम करते हैं अमूमन आम प्रयोग में। तो उसका सबसे आसान तरीका है कि आप ये देखिए कि एक महीने में आपके घर में कितना तेल प्रयोग में आता है और ये कितने लोग हैं, कितने वयस्क हैं। तो प्रति व्यक्ति आधा लीटर या 600 ml से ज्यादा प्रति माह इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो आप खुद ही इस्तेमाल लगा लेंगे कि कितने लीटर प्रयोग आता है। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है तेल का अधिक प्रयोग होना, क्योंकि उससे ना सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस और हार्ट डिजीज का भी रिस्क रहता है। तो ये आप कह सकते हैं कि ये सबसे कॉमन है, सबसे आसानी से कम प्रयोग करने वाला है। आप अपने घर की स्त्रियों को बोलेंगे वो आसानी से इसमें कट शॉर्ट कर लेंगे। उनको सब तरीके पता होते हैं, वो हमसे ज्यादा स्मार्ट होते हैं। उनको सब पता होता है कि खाने को किस तरह से बनाना है, कि कम तेल में कैसे बनाना है, ज्यादा तेल में कैसे बनाना है। फिर चावल का प्रयोग
जो अमूमन 2 से 3 बार प्रयोग करते हैं, तो हमारी एडवाइस रहती है कि आप उसको 1 बार खाएं, रात को ना खाएं। पराठे पूड़ी का प्रयोग कम कर दें। आलू बहुत ज्यादा, जैसे फ्राई आलू, रेड मीट, ये सब आइटम्स आप कम खाएं। दूध पिएं, फल खाएं, जूस ना लें। ये छोटी छोटी एडवाइस है जो हम लोग सभी को देते हैं। किसी को भी ऐसी चीज की एडवाइस नहीं देते हैं यूजुअली जिसमें कि आपको कोई महंगे सामान खरीदने पड़े, महंगे फ्रूट्स खरीदने पड़े, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बस थोड़े से बदलाव करने से ही आपकी डाइट ठीक हो जाएगी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मैं सर इंसुलिन डिपेंडेंट हूँ पिछले 20-22 साल से। तो हाँ जी। पहले दिन में 2 बार इंसुलिन लेता था। अब अभी बीच में 20 मिनट छोड़ देना पड़ता मुझे फास्ट फूडिंग वाला, और मैं डेली शुगर चेक करता हूँ मॉर्निंग इवनिंग। पर कभी कभी क्या होता है सर, जैसे इवनिंग इन द सेंस डिनर के बाद में 2 घंटे बाद चेक करता हूँ मैं, तो रात में जैसे 200 आई है ना, या 203 का, तभी मुझे मॉर्निंग में हाइपो होता है। 200 से कम रखता हूँ तो मॉर्निंग में 3-4-5 बजे हाइपो हो जाता है, तो मेरी नींद खुल जाती है। आई करेक्ट। बट मेजर क्वेश्चन क्या लगा कि जैसे रात में 200 आ गई, कई बार ऐसे होता है कि मॉर्निंग में इसको चेक करता हूँ तो 300 हो जाती है बिना दिखता, क्योंकि मेरी 200-250 है, लेकिन मॉर्निंग में इसको चेक करता हूँ। कभी कभी होता है ऐसा लगातार 2-3 साल से 2-3 बार होता है कि मॉर्निंग में 350, रात में बराबर 200 ऐसे साल में 1-2 बार होता है। तो वो हैपन कंटिन्यूअसली फॉर 2-3 डेज। तो मैं आपके प्रश्न को बहुत ठीक से सुन नहीं पाया, कुछ इको हो रहा है इसमें। तो जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि आप हेलो माइक्रोफोन नरेंद्र जी, कुछ आ रहा है, इको हो रहा है। मेरे ख्याल से वो उन्हीं की तरफ है, उनसे कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, मैं वो लगाता हूँ माइक बंद, ईयरफोन लगाइए आप। ईयरफोन लगाएंगे तो हाँ, ईयरफोन लगा लिया सर। हाँ, अभी आ रही है आवाज मेरी क्लियर? नहीं, आवाज आ रही है, वो इको कर रही है। आपकी आवाज इको कर रही है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा रात में पीपी चेक करता हूँ तो कई बार 220-200 तक रहता है। मॉर्निंग में फास्टिंग 300 के ऊपर हो जाता है। 2-3 बार होता है साल में ऐसा, लगातार 2-3 दिन तक होता है, फिर अपने आप रीडिंग्स ठीक आने लगती है। मैंने अपना किया, वो उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। आपका HbA1c कितना है? हेलो, आपका मेरा लास्ट टाइम 9.8 था। हाँ, 9.8। हाँ, तो अगर आप ये देखें 10% HbA1c यानी एवरेज ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन, इसका अर्थ ये हुआ कि करीब 250-300 के आसपास सारे दिन का एवरेज शुगर है। अगर हम सारे दिन की शुगर का 5-5 मिनट में नापे तो वो 250 से 350 के आसपास रहती है, जो कि कहीं से भी अच्छा नहीं है। इसको आपकी 50 साल की उम्र होगी हार्डली, तो मुझे लगता है आपका जो टारगेट है वो 7% के आसपास होना चाहिए। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, आप प्रीमिक्स इंसुलिन को दूधिया इंसुलिन लेते होंगे, जिसको आप सुबह शाम खाने के पहले लगाते होंगे। नहीं, एक क्लियर आर इंसुलिन भी लेता हूँ। आर भी लेते हो, शायद आप लंच के टाइम में लेते होंगे। लंच के टाइम आर लेता हूँ। हाँ, तो जहां तक आप देखेंगे कि ये जो प्रीमिक्स इंसुलिन है, ये 2 तरह की इंसुलिन की मिली हुई होती है। इसमें एक शॉर्ट एक्टिंग होती है और एक लॉन्ग एक्टिंग। हाँ जी। हाँ, तो इसमें ये फिक्स होता है डोज। 30% आपकी शॉर्ट एक्टिंग होगी रेगुलर, और 70% आपकी एनपीएच इंसुलिन होगी। मैं 50-50 यूज करता हूँ। 50-50। अच्छा, आप 50-50 यूज करते हैं जी। तो इसमें ये है कि कई बार ऐसा होगा कि पीपी शुगर या तो नॉर्मल भी आ सकती है और हाई भी आ सकती है। तो जब आप पीपी शुगर बढ़ी आएगी और आप खाने के पहले ज्यादा इंसुलिन लगाएंगे तो उसमें एनपीएच इंसुलिन भी अपने आप बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस वजह से जब आप हाई करेंगे तो हो सकता है आगे जाके लो शुगर हो जाएगी रात में जाके। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि सारी शुगर हाई आ रही होगी। तो इसके कई कारण हैं। सबसे कॉमन कारण जो हम ऐसे मरीजों में देखते हैं वो होता है इंसुलिन को गलत तरीके से लगाना, उसका स्टोरेज सही करना। जैसे कि कई मरीज ऐसे हमने पाए हैं जो इतनी इंसुलिन को फ्रिज के फ्रीजर के पार्ट में स्टोर करके रखे हुए और उस वजह से वो खराब हो गई। फिर आपकी जो इंसुलिन है वो आपको 15 मिनट पहले निकाल के रखना है।
निकालने के बाद आपको खाने के आधे घंटे पहले लगाना है। उसके बाद उसको रोल करना जरूरी है 10 से 15 बार। फिर उसके बाद आपको, अगर आप नीडल का प्रयोग कर रहे हैं पेन के साथ या सिरिंज के साथ, तो उसको डायरेक्ट 90 डिग्री एंगल पे लगाना है। एंगल पे लगाना तो जरूरी है। इसके बाद साइड रोटेशन बहुत जरूरी है। एक ही जगह पे 2 बार ना लगे इंसुलिन। अपने इंसुलिन की जगह को चेंज करते रहना जरूरी है। फिर आप एक ही नीडल को बार बार इस्तेमाल ना करें। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमको खुद सामने देखने के बाद पता लगती है कि 10 साल से मरीज गलत तरीके से इंसुलिन लगा रहा था। और नीडल तो मैं सर 10 दिन तक यूज करता हूँ। नीडल तो 4-5 बार यूज करता हूँ। एक नीडल सिर्फ आइडियली एक बार या मैक्सिमम 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 से 4 बार। मैं 7-8 बार यूज करता हूँ। हाँ, जो ये कई बार इंसुलिन बदलने से होता है कि शुगर उन्हीं कम डोज में वो नॉर्मल आने लगती है। कंट्रोल। फिर 50/50 जो है एक अच्छा ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि उसमें शॉर्ट एक्टिंग बहुत ज्यादा होता है और हमारी बॉडी को जो बेसल इंसुलिन है, जो अगला 50% है, उसकी आवश्यकता ज्यादा होती है। तो ये हमें ये सारी चीजें आपके साथ देखनी पड़ेंगी। खाने के साथ क्या रिलेशन है, आपकी एक्टिविटी कैसी है, किस समय शुगर लो हो जाता है, ये सारी चीजें देखने के बाद ही उसमें बदलाव किया जा सकता है। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं दिखाऊंगा फिर। ठीक है, कभी भी जी। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। कोई और ऑडियंस प्रश्न करने के लिए? हाँ नरेंद्र, डॉक्टर नरेंद्र। हाँ सर शैलेश सर जी। सर एक ऐसे ही जहन में क्वेश्चन आता है, जैसे आप इतने दिन से हम टाइप 1 टाइप 2 सुन रहे हैं, क्या टाइप 3 टाइप 4 टाइप 5 भी ऐसा कुछ होता है क्या सर? जस्ट फॉर बिल्कुल होता है। और एक तरह से देखा जाए कि टाइप 1 2 3 नहीं 8-9 तरह की डायबिटीज होती है। तो जिसमें आप टाइप 1 टाइप 2 तो एक कॉमन तरीके के हो गए। टाइप 3 जिसमें पैंक्रियाटिक आता है या अल्जाइमर से रिलेटेड। फिर एक कई तरह के जेनेटिक सिंड्रोम्स होते हैं जिसको मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज कहते हैं। फिर कई बार माँ से आने वाली माइटोकॉन्ड्रियल डायबिटीज होती है। कई बार हमारे बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होते हैं, लाइपोडिस्ट्रोफिक डायबिटीज होती है। तो ऐसे कई तरह की डायबिटीज है जिनको हम केयरफुली देखें तो बहुत जरूरी है पहचानना, क्योंकि हर तरह की डायबिटीज का अपना अलग ट्रीटमेंट होता है। तो आपने सही कहा, केवल टाइप 1 टाइप 2 नहीं होती, टाइप 3 टाइप 4 या और भी तरह की डायबिटीज होती है। ये हमारे लिए भी एक नई जानकारी है। ये तो क्वेश्चन मन में आ गया था, ये हमारे लिए एक नई जानकारी है। लाइफ स्टाइल डिसीज है डायबिटीज, लेकिन गांव के लोग का तो स्टाइल काफी संयमित रहता है। सुबह उठना, खेत में जाना, वो लगभग पैदल ही चलते रहते हैं, उसके बाद भी उनको डायबिटीज हो जाती है और वो मानने को तैयार नहीं होते। मैंने बहुत सारे शिविर अटेंड किए गांव के। वहां पे जब आते हैं तो पेशेंट का जो शुगर लेवल वो 250-250 300 के आसपास में रहता है और बिल्कुल मानने को तैयार नहीं होते। ये रिसेंट चेंज आप पिछले 2 दशकों से देख सकते हैं कि जो गांव में डायबिटीज थी वो बढ़ गई है। और मुझे लगता है इसके कई कारण हैं। एक तो ये कि जो इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूशन हमारे यहाँ ज्यादा हो चुका है, पिछले वो फैल चुका है हमारे गांव में भी। दूसरा आप ये भी देखेंगे कि अब हमारे किसान उतने एक्टिव नहीं रह गए जितने पहले होते थे, क्योंकि अब गांव में ट्रैक्टर का प्रयोग हो गया। आप कई बार पूछेंगे आप कितने घंटे काम करते हो, वो 8 घंटे काम करते हैं। किस पर काम करते हैं? वो ट्रैक्टर पे काम करते हैं। तो ये ट्रैक्टर चलाना कोई एक्सरसाइज नहीं होता है। कई बार ऐसे भी मरीज है जो कहते हैं मैं तो 8 घंटे फील्ड में रहता हूँ लेकिन बाइक पे रहता हूँ। तो ये एक कॉमन मिस्टेक हो जाती है कि वो उसी को एक्टिविटी समझ लेते हैं। और तीसरा ये कि जेनेटिक्स, जिसको हम इग्नोर करते हैं और भारत में बहुत कम रिसर्च होती है इस पर, कि भारतीयों का, एशियंस का जो जेनेटिक प्रोफाइल है वो भी काफी गड़बड़ है हमारे पश्चिमी देशों के मुकाबले। इसीलिए आप देखेंगे कि कम उम्र में शुगर आती है भारतीयों को। बस डायबिटीज जो हमारे कॉकेशियंस यानी पश्चिमी देशों में 50-60 की उम्र के बाद आती है, वो यहाँ पर आप 30-40-50 की उम्र के अंदर अंदर देख लेते हैं कि डायबिटीज हो गई। तो ये कई कारण है जिसकी वजह से। जी डॉक्टर साहब, एक प्रश्न मैं और लूंगा। कई डायबिटोलॉजिस्ट या कई डॉक्टर जो हैं जिन्हें डायबिटिक के पेशेंट को काफी मात्रा में फल खाने की भी सलाह देते हैं, बोले खाली पेट आप फल खा लिया करो। क्या इससे कुछ फायदा मिलता है या नुकसानदेह है? फल खाना कभी भी बुरा नहीं है। आप कोई भी तरह का फल खा सकते हैं। फल मीठे जितने भी होंगे, ऐसा नहीं है कि वो चीनी की तरह काम करेंगे, उनका शुगर धीरे धीरे ही रिलीज होगा। अब जो सबसे बड़ा प्रश्न है फल कब खाएं, तो फल आप खाली पेट भी थोड़ा खा सकते हैं।
और आप शाम के समय 4 से 5 बजे भी खा सकते हैं। तो मेरा जो भी सलाह रहती है कि आप फल को खाने के साथ ना लें, क्योंकि अक्सर ये होता है कि खाने के साथ खाने में आपकी डाइट तो उतनी ही रहती है, फल आप एक्स्ट्रा खा लेते हैं जो कि एक्स्ट्रा कैलोरी का काम करता है। तो फल को एक थोड़ा गैप के बाद, नाश्ते या लंच के पहले या लंच और शाम के डिनर के बीच में आप एक कटोरी, एक मीडियम साइज कटोरी फल, कोई भी फल खा सकते हैं। पपीता हो सकता है, तरबूजा हो सकता है, केला भी आप मीडियम साइज का खा सकते हैं, आप एप्पल खा सकते हैं। आम सबसे ज्यादा एक मुसीबत करने वाला फल होता है जिसके लिए पेशेंट्स अक्सर क्वेरी करते हैं। तो आम भी आप खा सकते हैं, पर ज्यादातर मरीज फिर 3-4 आम एक साथ खा लेते हैं। मेरी सलाह रहती है कि आप मीडियम साइज का, छोटे साइज का आम जो थोड़ा कच्चा सा होता है, जिसमें आप पूरी तरह से पका नहीं, बहुत मीठा नहीं होता है, वो आप एक आम खा सकते हैं। और कोशिश करके हफ्ते में 4 से 5 दिन ही खाइए, बाकी दिन ना खाइए। जी, मैं और प्रश्न लेना चाहूंगा। किसी के जहन में कोई प्रश्न है, यहाँ पूछें। सर, हाँ। सर जैसे आजकल बहुत सारे प्यूरिफायर्स आ गए, तो उसमें भी बहुत सारे मिनरल्स एंड बहुत सारे वो सब आते हैं, तो वो क्या उससे भी, वो पानी से भी डायबिटीज पॉसिबल है क्या? नहीं, ऐसी कोई अभी तक स्टडी नहीं आई है कि पानी से हो रही है डायबिटीज। ऐसा कोई स्टडी नहीं है। और प्यूरिफायर से पानी पीना हम सबकी मजबूरी है, हम कोई भी अभी नल का पानी टॉलरेट नहीं कर पाएगा। अच्छा सर, और ये डायबिटीज न्यूरोपैथी मतलब क्या कैसे होता है, थोड़ा सा मुझको जानना था। जब डायबिटीज लंबी हो जाती है तो एक तरह से वहां जो नर्व में ब्लड सप्लाई होती है, हमारी नर्व्स में भी एक ब्लड सप्लाई होती है जो कि नर्व्स को न्यूट्रिशन पहुंचाती है, तो वो रुक जाता है धीरे धीरे, क्योंकि शुगर अपनी नसों में कोलेस्ट्रॉल जमना और इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। तो जो ये धीरे धीरे डैमेज होता है, और कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं डायबिटीज में जिनको एडवांस ग्लाइकोसिलेशन एंड प्रोडक्ट्स या बाकी कहते हैं, उनकी वजह से नर्व का धीरे धीरे डैमेज होता है। ये नर्व के डैमेज होने के बाद हमारे सेंसेशन और हमारी मांसपेशी दोनों का लॉस होता है। जब सेंसेशन कम होते हैं तो मरीज बोलता है कि झुनझुनी लग रही है, सुइयां चुभ रही है या सुन्नपन लग रहा है। और जब मांसपेशियां कमजोर होती हैं तो पैर कमजोर पड़ते हैं और उसमें चप्पल छूटने की शिकायत आने लगती है या पैरों में रगड़ खाने लगते हैं, ये वाली शिकायतें आती है। तो इसी को हम डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। और इसमें एक तीसरा कंपोनेंट ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी का होता है। तो पैर सूखे हो जाना, पैरों में पसीना कम आना, क्रैक्स ज्यादा बनना, ये बीमारियां होती है। तो ये सभी तीनों कारण होते हैं। न्यूरोपैथी जब होती है पैरों पे सीधा असर होता है और उसमें इन्फेक्शन और अल्सर होने के चांसेस बढ़ते हैं। सर, और ये मतलब दूसरे ऑर्गन्स में भी इफेक्ट कर सकता है क्या, जैसे लिम्स हो गया? डायबिटिक न्यूरोपैथी कई प्रकार से आ सकती है। वो पैरों में भी आ सकती है, हाथों में भी आ सकती है, पेट में आ सकती है, जिसको हम ट्रंकल न्यूरोपैथी कहते हैं। कई बार हमारे जांघों की मसल्स कमजोर होती है, जिसको लंबोसैक्रल प्लेक्सोपैथी कहते हैं। क्रेनियल नर्व्स यानी कभी आंख झुक जाना या अपनी तीसरी थर्ड नर्व की पैल्सी जिसमें ये डबल दिखने लगता है, भैंगापन आ जाता है, ये सब कुछ डायबिटीज में हो सकता है। तो शुगर, जैसे शुरू में बताया था नरेंद्र जी ने, शायद शुगर ऐसी बीमारी है जो हमारे सिर से लेके पांव तक किसी भी अंग को नहीं छोड़ती है। यस सर, थैंक यू सर। जी, डॉक्टर गंभीर सर को मैं बुलाना चाहूंगा मंच पे। शायद अब अपने ऑफिस में पहुंच चुके होंगे, काफी देर तक ट्रेवलिंग रही है। डॉक्टर गंभीर सर, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ नरेंद्र, मैं सुन रहा हूँ, लगातार सुन रहा हूँ। और नहीं, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हैं और ऐसे मौके कम आते हैं जब ऐसे एक्सपर्ट्स हमारे मंच में हों। तो मेरा ऐसा मानना है कि निश्चित रूप से उन लोगों के सारे जो जिज्ञासा हैं वो इसमें आए, और जिस बेबाकी से और जिस सिंप्लीफाइड तरीके से डॉक्टर शिवेंद्र सबको बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजों को, ये विषय इतना आसान नहीं है जिसको उन्होंने बहुत ही आसान करके हर सवाल को बहुत स्मूथली समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि बाकी जो भी लोग अपने क्वेरीज हैं उसमें रखें, और उनसे बाकी जहाँ तक मेरा सवाल है व्यक्तिगत, उनसे जब भी मुझे इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा तो मैं करूँगा ही। तो और भी है ना, और भी जो हमारे व्यूअर्स हैं वो अपनी जो भी समस्या है, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है
कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनको फायदा हो जो इस सारी चीजों को सुन रहे हैं, तो उनसे सवाल आने दें। बहुत अच्छा बढ़िया डिस्कशन चल रहा है, मैं सुन रहा हूँ लगातार, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं स्वागत करूंगा, किसी के प्रश्न अगर यहाँ पे आ सकते हैं तो। हाँ डॉक्टर साहब, कोरोना काल चल रहा है, डायबिटीज वालों को कोरोना ने ज्यादा इफेक्ट किया, ऐसा क्यों? डायबिटीज कोरोना इन्फेक्शन का रिस्क नहीं बढ़ाती है, तो थोड़ा सा हमें ये समझना होगा कि इन्फेक्शन और कॉम्प्लिकेशन में अंतर है। इन्फेक्शन होना यानी कोविड हमारी बॉडी में घुस गया है, ये तो बराबर का होता है, चाहे वो डायबिटिक हो चाहे नॉन डायबिटिक हो। जो भी अपना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेगा, हैंड सैनिटाइजेशन नहीं करेगा, कोविड के इन्फेक्शन होने का रिस्क उसको ज्यादा रहेगा। लेकिन डायबिटीज के पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क बहुत रहता है। इसके कई कारण रखे गए हैं, जैसे कि डायबिटीज में हमारा इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है, तो हमारे जो सफेद कोशिकाएं हैं, व्हाइट ब्लड सेल है, उनके लड़ने की क्षमता हर लेवल पर कम होती है, वो बनते कम है, वो इन्फेक्शन की जगह पे पहुंचते कम है, उनकी ब्लड हमारी नसों को पार करके वायरस तक पहुंचने की क्षमता कम हो जाती है। हर लेवल पर ये व्हाइट सेल यानी सफेद रक्त कोशिकाएं जो है ये कमजोर रहती हैं। इस वजह से आप देखेंगे कि जो लंग्स के कॉम्प्लिकेशन है, जिसको हम कोविड निमोनिया कहते हैं, वो भी ज्यादा पाया जाता है। फिर उसमें किडनी फेलियर, हार्ट के सिम्टम्स सब कुछ ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये कुछ कारण है। और शुगर अपने आप में बढ़ जाती है, जब स्टेरॉइड दिया जाता है, तो कई मरीज जिसमें बॉर्डरलाइन शुगर थी, अब शुगर बहुत बढ़ गई। एक बार शुगर बढ़ेगी तो वो वायरस के लिए एक अच्छा साधन हो जाता है अपने आप को प्रोलिफरेट करने का। इन सब कारणों की वजह से डायबिटीज में कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोविड ज्यादा मिलता है। इन्फेक्शन का रिस्क हर किसी में बराबर रहेगा। कोई भी अगर एक्सपोज होगा, वो अपना पालन नहीं करेगा सोशल डिस्टेंसिंग का, तो इन्फेक्शन का रिस्क हर किसी में बराबर है। डॉक्टर साहब, आपने अभी कोविड में शैलेश सर ने चर्चा कर दी कि कोविड वाले डायबिटिक की जो पेशेंट थे उन्हें कोरोना का संक्रमण ज्यादा होता है। आपने बता दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है, कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होते हैं। अब कॉम्प्लिकेशन की बात आई है तो सर मेरा एक प्रश्न आता है कि अब पोस्ट कोविड जो डायबिटिक पेशेंट है और उन्हें कोविड हुआ होगा, तो अब किस प्रकार की कॉम्प्लिकेशन उनमें देखने को मिल रही है और उन्हें क्या विशेष एहतियात अपने लिए बरतना चाहिए? तो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन जो अभी आ रहा है, एक तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हो गया, उस पर तो हम चर्चा कर ही चुके हैं। दूसरा जो एक है कि एक्सट्रीम फैटीग बहुत कॉमनली मिल रहा है, मतलब शुगर के मरीज अब अपने आप में थकान लगना, सांस फूलना और बॉर्डर लाइन सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन की शिकायत कर रहे हैं। महीनों बीतने के बाद भी ऐसे मरीज ये शिकायत करते हैं कि हमें चलने में अभी भी सांस फूलती है, उठने बैठने में दिक्कत होती है। तो एक तो ये पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन हो गया जो कि नॉन स्पेसिफिक है। फिर उसके बाद कुछ मरीजों में जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि हाइपोनेट्रीमिया ट्रांजिएंट यानी सोडियम कम हो जाना, ये समस्या पाई गई है। कुछ मरीजों में थायराइड संबंधी समस्याएं भी अभी पोस्ट कोविड मिल रही हैं, जैसे कि लो थायराइड या हाई थायराइड हो जाना, थायराइडाइटिस जिसको कहते हैं, वो मिल जाना। फिर ये कह सकते हैं कि सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन, यानी आगे फिर कुछ समय बाद दूसरे तरह के इन्फेक्शन मौसम बदलने पर, वो भी बहुत ज्यादा कॉमनली मिल रहे हैं। तो पोस्ट कोविड में ये संभावनाएं बनी रहती हैं। जो भी पेशेंट आ रहे हैं, यही सब अभी इधर है और काफी तरह के मरीज आ रहे हैं जो कई तरह की नई समस्याओं से दिखाई दे रहे हैं। तो ये मेरे कुछ ऑब्जर्वेशन है जो मैंने इधर कुछ पिछले 1-2 महीने में देखे हैं अपने पोस्ट कोविड पेशेंट्स में। जी, पंकज कुमार ने सर एक प्रश्न पूछा है कि अगर बच्चों में डायबिटीज हो तो क्या उम्र बढ़ने के साथ उनकी डायबिटीज रिकवर हो सकती है या बढ़ सकती है? बच्चों में अगर देखें, टाइप 1 डायबिटीज कॉमन है, तो अगर वो टाइप 1 डायबिटीज है जिसको टेस्ट के द्वारा या दूसरे क्लिनिकल सिम्टम्स के द्वारा पहचानते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि उनको अपने पूरे जीवन डायबिटीज के साथ रहना पड़ेगा। ये कहना कि समय के साथ वो डायबिटीज ठीक हो जाएगी, ये सही नहीं है। आपको शुरू से ही उनके माता पिता और बच्चे अगर समझदार हैं तो उनको ये बताना पड़ता है कि शुगर लाइफ लॉन्ग है और इंसुलिन ही केवल एक ऐसी दवाई है जो आपके
जीवन रक्षक है और जीवन को आपका नॉर्मल जीवन दे सकती है। तो ये कहना ठीक नहीं है कि समय के साथ ठीक होगी, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हमारे देखे हैं जो इंसुलिन पर रह रहे थे और उन्होंने एक्सरसाइज और डाइट फॉलो नहीं किया, तो समय के साथ क्या हुआ, शुगर तो ठीक है उनकी कंट्रोल हो गई, पर वक्त समय के साथ उनका वजन बढ़ने लगा, मोटे होने लगे। और एक बच्चा तो ऐसा भी मैंने देखा जो 24 साल का था और उसको हार्ट अटैक हो गया था। कारण क्या था कि इंसुलिन लेने में तो उसने कोताही नहीं की, लेकिन एक्सरसाइज और डाइट फॉलो नहीं की। वो एक तरह से इंसुलिन लेने वाला टाइप 2 डायबिटीज मरीज बन गया और बाद में सारे कॉम्प्लिकेशन यानी हार्ट अटैक वगैरह हो गए। तो बच्चों में ये बिल्कुल ना माने कि समय के साथ ये ठीक होगा। बहुत रेयर ऐसा हो सकता है कि टाइप 2 डायबिटीज बच्चों में हो जाए, क्योंकि आजकल तो 12-14 साल के भी मैंने बच्चे टाइप 2 डायबिटीज के देखे हैं। अगर उनमें अच्छे खासे वजन घटाया जाए, एक्सरसाइज वगैरह की जाए डाइट से, तो फिर उनमें शुगर ठीक हो सकती है। लेकिन अगर टाइप 1 डायबिटीज है तो कभी भी ये सलाह ना दें कि ये शुगर आगे जाके ठीक हो सके। जी, एक प्रश्न और आया जीतू मानिकपुरी का, बोल रहे हैं क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस डायबिटिक में क्या एनीमिया हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और ये क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस में डायबिटीज हो या ना हो, केवल क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस होगी तो भी एनीमिया हो सकता है, क्योंकि पैंक्रियास से हमारे ऐसे एंजाइम्स बनते हैं जो कि खाना पचाने में हमारी मदद करते हैं। तो अगर वो एंजाइम नहीं बनेंगे तो पाचक तंत्र कमजोर रहेगा, खाने में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं होंगे और उसकी वजह से आयरन की डेफिशिएंसी, B12 विटामिन की डेफिशिएंसी पाई जाएगी और उस वजह से आप देखेंगे कि उनमें एनीमिया अमूमन पाया जाता है। तो उसका डायबिटीज हो या ना हो, क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस अपने आप में ही एनीमिया कर सकती है। डॉक्टर साहब, लाइफ स्टाइल जिस तरह से चेंज हुई है, युवाओं में शराब का और धूम्रपान का, सिगरेट का और अन्य प्रकार के जो धूम्रपान वाली चीजें हैं, इसका प्रचलन बढ़ गया है। डायबिटीज को के लिए आप इसको किस तरह देखते हैं? धूम्रपान तो बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, बहुत ज्यादा, क्योंकि धूम्रपान से देखा जाए एक्यूटली यानी तुरंत क्या करता है, वो हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक ड्राइव बढ़ा देता है। तो बहुत सारा एक्यूट ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं लोगों में, बच्चों में। हार्ट पर बहुत ज्यादा गंदा इफेक्ट आता है इसका। बहुत सारे हार्ट अटैक में स्मोकिंग एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक होने के लिए। फिर लंग्स पर एक इसका इफेक्ट है। स्मोकिंग तो किसी भी तरीके से, चाहे डायबिटिक हो चाहे नॉन डायबिटिक हो, कहीं से भी प्रमोट नहीं कर सकते। इसके अलावा स्मोकिंग का तो ये भी अध्ययन में पता चला है कि फर्टिलिटी यानी प्रजनन की क्षमता भी पुरुषों में कम हो जाती है। तो हर तरीके से स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए, इसकी निंदा करनी चाहिए। अल्कोहल का भी उसी तरीके से बहुत ही दुष्प्रभाव है। तो अगर डायबिटिक पेशेंट्स अल्कोहल लेते हैं और हार्ट में उनमें ऑलरेडी प्रॉब्लम्स है, तो हार्ट फेल्योर का रिस्क उनमें बढ़ जाता है। फिर जब वो बिंज ड्रिंकिंग करते हैं कुछ बच्चे, यानी वीकेंड्स में जाके खूब ज्यादा मात्रा में शराब का सेवन करते हैं, तो क्योंकि अल्कोहल है कि वो एक्यूटली क्या करता है, फैट तो बना देता है पर कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में कम रहता है। तो अचानक से लो शुगर होने की संभावना बिंज ड्रिंकिंग के बाद काफी बढ़ जाती है। तो ये दोनों ही चीजें हमारे डायबिटिक पेशेंट्स हो चाहे नॉन डायबिटिक, ये हर तरीके से खराब है।